नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। देवभूमि समाचार में रुख करेंगे अब खबरों का। उत्तराखंड के नए सूचना आयुक्त योगेश भट्ट को राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमेज सिंह ने शपथ दिलाई है। राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट के शपथ के दौरान कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। गौरतलब है कि धामी सरकार ने वरिष्ठ पत्रकार योगेश भट्ट को राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है। प्रभारी सचिव सुरेंद्र नारायण पांडे ने इसको लेकर आदेश जारी किए गए थे। बता दें कि योगेश भट्ट उत्तराखंड में कई समाचार पत्रों से जुड़े रहे हैं। शपथ के बाद नवनियुक्त राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट का आयोग में स्वागत किया गया, जिसके बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने अपनी प्राथमिकता बताई और आयोग के बारे में जानकारी भी दी है। जिस संविधान की मैंने शपथ ली है आज, उस शपथ पर मैं खरा उतरूं, मेरी ये प्राथमिकता रहेगी। और राज्य सूचना आयोग का जो मुख्य कार्य है कि लोकहित की सूचनाएं अधिक से अधिक जनता को मिलें या जो सूचना चाहते हैं उनको मिलें, और जो हमारी व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो मजबूत हो, उसमें ये अधिनियम जो है प्रभावी बने, ये इस दिशा में कार्य करना प्राथमिकता रहेगा। कानपुर से बीजेपी के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। वहीं उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि मित्र पुलिस शराब के नशे में धुत होकर देहरादून में नागरिकों से बदसलूकी करती है। पूर्व विधायक चैंपियन का आरोप है कि 20 दिसंबर को रात करीब 11:30 बजे दिलराम चौराहे पर प्रभारी निरीक्षक डालनवाला इनके भट्ट चेकपोस्ट पर ट्रैफिक के वाहन चेक कर रहे थे। देर रात हुई घटना के वीडियो भी सामने आए हैं। 24 नवंबर 2011 को मेरी धर्मपत्नी की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ बागल में। मेरी दोनों बेटियां भी थी गाड़ी में। बहुत भीषण एक्सीडेंट था। एंडेवर गाड़ी बुरी तरह टूट गई उसमें। मैंने फ़ोन किया तो अगले ने जवाब नहीं दिया। 3 बार फ़ोन किया। मैंने एसएसपी को किया, एसएसपी ने इनको फ़ोन किया, तब तो इनका फ़ोन आया, और वो भी शराब के नशे में। मैंने डीजी पुलिस को भी फ़ोन किया। आप देखिएगा, मेरी CDR निकालिएगा और डीजी पुलिस की CDR निकालिएगा, SSP देहरादून की CDR निकालिएगा। मैंने कहा कि भैया नशे में है, तो उल्टा ये कहता है कि विधायक जी नशे में है। कल इन्होंने फिर इतनी बदतमीजी की। मेरे बेटे मसूरी साइड से आ रहे थे, 11:30 बजे करीब दिलाराम चौक पर गाड़ी रुकवाई। बड़ी बदतमीजी से कहा कि गाड़ी वहां लगावे। उत्तराखंड बीजेपी के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी के सहारनपुर से पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने की मांग करते हुए अपनी जीत का दावा किया है। पूर्व विधायक ने कहा है कि उनका जो राजनीतिक तजुर्बा है वह उत्तराखंड के काम नहीं आ पा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में पहाड़ और मैदान बाद ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में वह कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर पार्टी उन्हें सहारनपुर से लोकसभा चुनाव का टिकट देती है तो वे अपनी जीत का दावा तो करते ही हैं। इसके साथ ही उनकी जीत से उत्तराखंड और सहारनपुर दोनों ही जगह पर विकास के काम तेजी से हो पाएंगे। मैं लगातार 4 बार जीता, मुझे विधायक नहीं बनाया। चाहे मंत्री नथानी हो, चाहे अमृता रावत हो, चाहे जनरल रावत हो, चाहे धन सिंह रावत हो, बहुत से नाम इसमें आ जाएंगे। कोई बात नहीं, मुझे उससे भी गुरेज नहीं है। देखिए, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को मंत्री बनने की जरूरत नहीं। 2.5 करोड़ की गाड़ी में चलता है, शौकिया 40 लाख का पिस्टल रखता है, 5-5 लाख की घड़ी पहनता है, उसे जरूरत नहीं। मैं तो राज परिवार से हूं, लंढारा रियासत के, लेकिन मंत्री पद की जरूरत थी मेरे पिछले क्षेत्र के नागरिक जनता को। वहां पर बेरोजगारी दूर होती, मेडिकल कॉलेज खुलते, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलते, खादर का पिछड़ा क्षेत्र आज एडवांस हो जाता। लेकिन मेरे साथ उत्तराखंड में नाइंसाफी हुई है, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं खुले मंच से। उत्तराखंड के नेताओं द्वारा, जनता द्वारा नहीं। उत्तराखंड की जनता तो महान है, देवभूमि महान है, लेकिन कुंवर प्रणव सिंह पुरानी बात को लेकर रोता धोता नहीं। मैं कभी भी इसमें विधवा विलाप करने में विश्वास नहीं रखता हूं। मेरी मान्यता है कि जो कर्तव्य परायण मनुष्य है, जो कर्म वीर मनुष्य है, वो अपने पुरुषार्थ से अपने भाग्य को लिखता है। और इस वक्त की बड़ी खबर, दरअसल आपको बता दें कि वो खबर जिस पर पूरे देश की निगाहें हैं। खबर जुड़ी है अंकिता हत्याकांड से। जी, वो हत्याकांड जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट का कहना है कि SIT सही जांच कर रही है, उसकी जांच में संदेह नहीं किया जा सकता। जी, हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले की जांच CBI से कराए जाने को लेकर दायर याचिका पर आज अपना फैसला सुनाते हुए फैसले के आदेश दिए हैं कि SIT सही जांच कर रही है, उसकी जांच में संदेह नहीं किया जा सकता है, इसलिए उसकी CBI से जांच कराने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा है कि SIT की जांच में किसी VIP को नहीं बचाया जा रहा है, इसलिए याचिका निरस्त कर दी जा रही है। आपको बता दें कि मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकल पीठ में हुई है।
खबर चमोली से है, जहां जोशीमठ नीति घाटी में इन दिनों कड़ाके की ठंड हो रही है, जिसके चलते घाटी से बहने वाले झरने, नाले और पानी पूरी तरह से जम गए हैं। सड़क के किनारे नाली पर बहने वाले पानी के साथ ही सड़कों पर पानी पूरी तरह से जम गया है। वहीं पहाड़ों में इस साल बर्फबारी कम हुई है और ठंड का सितम जारी है। बता दें कि सूरज ढलने के बाद घाटी में कड़ाके की ठंड हो रही है। पानी के जमने से बर्फ की मोटी मोटी परतें बनी हुई हैं, लेकिन इस साल मौसम के साफ होने से बर्फ पड़ने की उम्मीद कम है। पौड़ी जिले में बिना सृजित पद के ही संस्कृति विद्यालय और महाविद्यालय में कार्य कर रहे 16 शिक्षकों के मानदेय पर अब मुख्य शिक्षा अधिकारी ने रोक लगा दी है। दरअसल यह शिक्षक पिछले लंबे समय से ही सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालय और महाविद्यालय में बिना सृजित पदों के काम कर रहे पूर्व शासनादेश के आधार पर मानदेय ले रहे थे, लेकिन अब शासन और निदेशक संस्कृत शिक्षा द्वारा प्रदेश के सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित दिए गए हैं कि वे अपने अपने जिले में ऐसे शिक्षकों के मानदेय पर रोक लगा दीजिए जो कि बिना पद सृजित के ही काम कर रहे हैं। ठंड पड़ने के साथ ही अब कोहरा भी अपने पैर पसारने लगा है। तीर्थ नगरी हरिद्वार में इस सीजन में पहली बार कोहरा हरिद्वार में देखने को मिला। देर रात से ही हरिद्वार में कोहरे ने पैर पसारने शुरू कर दिए थे और आज सुबह लोगों ने जब आंख खोली तो घना कोहरा छाया हुआ था। पूरी धर्मनगरी कोहरे के आगोश में घिरी हुई थी। यहां तक कि हाईवे पर चलने वाला वाहनों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। कोहरे की वजह से मार्ग न दिखने से परेशानी हो रही थी और इसी के चलते उन्हें कोहरे में गाड़ी चलाने के लिए उनको हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा था। आपको बता दें कि इस सीजन में यह पहला अवसर है जब तीर्थ नगरी में कोहरा छाया और कोहरे की वजह से धर्मनगरी में ठंड का प्रकोप भी बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है। खबर हरिद्वार से है, जहां बनारस में बने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर हरिद्वार में भी एक कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। ये कॉरिडोर हर की पौड़ी कॉरिडोर होगा और इसको बनाने के लिए हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने बोर्ड की बैठक में प्रस्तावों को पारित कर दिया है। हालांकि अभी ये कॉरिडोर कब तक बनकर तैयार होगा इसका कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन इसको बनाने के लिए जल्द ही टेंडर की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। विधानसभा से बाहर किए गए कर्मचारियों के विधानसभा के सामने धरना दिया जा रहा है और अब पुलिस ने धरना समाप्त करा दिया है। बर्खास्त कर्मचारियों को पुलिस ने बल प्रयोग करके उन्हें विधानसभा के बाहर धरने स्थल से उठाने का काम किया। बर्खास्त कर्मचारियों की माने तो उन्हें ना पूर्व में अपनी बात रखने का मौका दिया गया था और ना ही अब उनकी बात सुनने को काम किया जा रहा है और ऐसे में उन्हें लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का हक भी प्रशासन की तरफ से नहीं दिया जा रहा है और ऐसे में मजबूरन आने वाले दिनों में उनके द्वारा और उग्र आंदोलन यहां पर किया जाएगा। पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं थी और उन्होंने न्याय नहीं किया, इसलिए उन्हें वो डर रही है और पुलिस आ रही है। अरे जब न्याय नौकरी देने वाले दोषी नहीं है तो नौकरी पाने वाले कहाँ बेरोजगार कहाँ के दोषी हो गए। इन्होंने मैं बहुत छोटी थी, मैं तब से देखते आ रही कि विधानसभा की भर्ती ऐसी है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये न्यू गलत है। ये 10 साल बाद इनको याद आएगी कि अगर नौकरी करने वाले को 10-20 साल हो गए, इनको तब याद आती है कि गलत है और इनकी नौकरी तोड़ दो। ये कहाँ का न्याय है। मैं ये कह रही हूँ या तो हमारी नौकरी की बहाली हो या पूरा न्याय हो, पूरा या तो पूरी विधानसभा खाली हो। मेरा यही अनुरोध है और ये मेरी सीएम साहब से गुजारिश है, अगर मैडम को अपना पूरा न्याय देना तो हमारी कोई गलती नहीं है। हमें पता ही नहीं कि प्रक्रिया क्या है और जो प्रक्रिया उन्होंने बनाई है, ये विधानसभा की प्रक्रिया बनाई है, यहाँ कानून बनते हैं, ये प्रक्रिया उन्होंने बनाई है। कोई आके बेरोजगार ये कर्मचारी ने बनाई है। इसलिए मेरा ये कहना है हमें बहाली देनी चाहिए क्योंकि हमारे इसमें क्या कसूर है और मेरा सीएम से भी अनुरोध है कि इसका बहुत जल्दी फैसला लिया जाए। अगर फैसला नहीं लिया गया तो लोग एक साथ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर भारतीय क्षेत्र में काम कर रहे मजदूरों पर
पत्थरबाजी की है। इस दौरान नेपाल के एक क्षेत्र से भारत विरोधी भी नारे लगाए गए। दरअसल नेपाल के माओवादी विप्लव गुट कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ता दार्चुला नेपाल में एकत्र हुए और जुलूस निकालकर भारत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने नेपाल कारीगरों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग भी की। इस दौरान उन्होंने भारतीय क्षेत्र में तटबंध निर्माण काम में लगे मजदूरों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस दौरान भारतीय मजदूरों में पत्थरबाजी के चलते बमुश्किल से अपनी जान बचाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे। CPIM, CPM और वो सारे रहते वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग लगातार संपर्क में, हमारे यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन संपर्क में है और जो भी निर्माण कार्य हो रहा है वो दोनों राज्यों का हमारा एक दोनों राष्ट्रों का हमारा उनके साथ रोटी बेटी का संबंध रहा है, भाई भाई का संबंध रहा है और सदियों का पुराना संबंध है। और वो संबंध मैं समझता हूँ कि कुछ लोग उसको उकसाने का काम कर रहे होंगे, लेकिन वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पर उसमें कहीं कोई विरोधाभास हमने जैसे पहले ही कहा है, चार्जशीट प्राइमरी अक्यूज के खिलाफ चार्जशीट फाइल हो गया है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग है, नार्को एनालिसिस वगैरह भी पेंडिंग है, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगा। कि हम लोग यहाँ दीवार का काम चल रहा है, हमारा तटबंधन का काम चल रहा है। आए दिन यहाँ पत्थरबाजी कर रहे हैं नेपाल की तरफ से। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ नेपाल सरकार से कि ये इस तरह की घटना बार बार ना हो। और जो अभी भी इन्होंने लगातार पत्थरबाजी कर रहा है, मैं खुद प्रत्यक्षी हूँ यहाँ पे। अगर इस तरह से अगर इन्होंने किया तो हम बाध्य हो जाएंगे पुल बंद करने के लिए। और नेपाल सरकार से ये अनुरोध करता हूँ कि इन जितने भी पत्थरबाजों को तुरंत गिरफ्तारी करने का मांग करता हूँ, तुरंत इनको गिरफ्तार किया जाए। आम और खास की परख अगर करनी है तो उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग से मुफीद कोई विभाग नहीं होगा। जी हाँ, कुछ ऐसी तरीके से हालात उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में सभी अटैचमेंट को निरस्त करने के शासन के द्वारा निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन तमाम कर्मचारियों ने अभी भी मूल तैनाती पर ज्वाइन नहीं किया है, जिसके चलते शुरुआती कार्यवाही के दौरान महानिदेशालय की ओर से उनका वेतन रोक दिया गया है। और अब महानिदेशालय की ओर से नसीहत देते हुए कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द मूल तैनाती स्थल पर ज्वाइन नहीं किया तो फिर प्रतिकूल प्रविष्टि के लिए भी अधिकारी कर्मचारी तैयार रहें। उनका वेतन नहीं निकल रहा है। जब तक वो मूल तैनाती में नहीं जा रहे हैं तो उनका वेतन अभी तक रुका हुआ है। अगर उसके बाद भी वो नहीं जाते हैं तो उनकी जिस समय CR लिखी जाती है, इस बात को संज्ञान में लिया जाएगा और उनकी चरित्र पंजिका में इसका उल्लेख किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल तरीके से मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश में उद्यान विभाग द्वारा संचालित की जा रही जायका परियोजना का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में उद्यान विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत 526 करोड़ रुपए की बाह्य सहायतित जायका परियोजना का शुभारंभ किया गया। तो मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। और आपको बता दें कि दरअसल सीएम धामी ने जायका परियोजना का शुभारंभ किया है। इस दौरान प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बाद अब सरकारी ने अशासकीय स्कूलों के छात्र छात्राओं को बड़ी सौगात दी है। स्कूलों के 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को अगले शिक्षा सत्र 2023-24 से मुफ्त किताबें मिलेंगी। इससे लगभग 1,08,000 छात्र लाभान्वित होंगे। तो 1,08,000 छात्र लाभान्वित हो गए। आपको बता दें कि अब अशासकीय स्कूलों के छात्रों को भी मुफ्त में पुस्तकें मिलेंगी, कापी किताबें मिलेंगी और ये बड़ी सौगात उनके लिए मानी जा रही है।
पिथौरागढ़ जनपद के तेजम तहसील में पिथौरागढ़ और बागेश्वर जनपद को जोड़ने वाला एकमात्र झूला पुल जो कि 2018 की आपदा की भेंट चढ़ गया था और इसके बाद शासन प्रशासन ने इसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे वहां के आने जाने वालों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं इसको लेकर अब खुद स्थानीय लोगों ने इस पुल को बनाने का जिम्मा उठाया। स्थानीय लोगों ने श्रम दान करके 70 से 75 मीटर लंबा अस्थायी पुल बनाने का काम किया है। तो ये आपको बता दें कि दरअसल पिथौरागढ़ से खबर है, जहां पर अस्थायी पुल बनाने का काम किया गया है। – 2018 में रामगंगा नदी में आए भीषण आपदा से रामगंगा जो हमारी बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ने वाला झूला पुल बह गया था, जिससे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बच्चे भी आजकल जो हमारे ग्राम प्रधान और जनप्रतिनिधि द्वारा एक पैदल पुलिया बनाई गई है, उसमें भी खतरा बना ही रहता है बच्चों का। और बार बार सरकार से निवेदन करने के बाद सरकार का धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने उसी से 200 मीटर नीचे जो रोड की पुल स्वीकृत कर दी है, उसके लिए धन्यवाद देता हूं। और बाकी ये झूला पुल भी बन जाए तो क्षेत्र के लिए काफ़ी विकास का कार्य करेगी। डोईवाला विधानसभा के तमाम ग्रामीण और वन जंगल से लगे क्षेत्रों में हाथियों ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। पहले हाथियों ने किसानों की फसल को तहस नहस कर बर्बाद कर दिया और अब उसके बाद से जंगली हाथी लोगों के घरों को भी निशाना बना रहे हैं। तो हाथियों ने जीना मुश्किल किया है लोगों को। आपको बता दें कि दरअसल हाथियों का आतंक देखने को मिला है। डोईवाला से ये खबर है, जहां पर फसल को तबाह कर रहे हैं हाथी और हाथियों ने लोगों को यहां पर बताया जा रहा है कि जीना मुश्किल कर रखा है। डोईवाला से ये खबर है, जहां पर फसल को बर्बाद करते नजर आ रहे हैं हाथी और ऐसे में किसानों के लिए ये मुश्किल पैदा होती नजर आ रही है। वहीं उत्तराखंड में अंकिता भंडारी मर्डर केस को लेकर के लगातार आवाज उठती नजर आ रही है। नार्को टेस्ट की बात की जा रही है, लेकिन अब नार्को टेस्ट की बात न केवल आम जनता, दरअसल उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी उठा दी है। क्या है पूरी खबर, इस रिपोर्ट को देखिए। अंकिता भंडारी हत्याकांड में एसआईटी की तरफ से कोर्ट में 500 पेज की चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, जिसके बाद अब जल्द ही कानूनी प्रक्रिया के तहत कोर्ट के जरिए पीड़िता को न्याय दिलाने की कोशिश की जाएगी। इस बीच उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अंकिता भंडारी मर्डर केस में वीआईपी का नाम सामने न आने के सवाल पर बड़ा बयान दिया है। रावत के मुताबिक इस मामले में एसआईटी ने नार्को टेस्ट की मांग की है। उनके अनुसार उन्हें उम्मीद है कि जल्द इसकी अनुमति मिल जाएगी। उनके मुताबिक जल्द इस सवाल का जवाब मिल जाना चाहिए और मिल भी जाएगा जब नार्को टेस्ट होगा। उन्होंने कहा कि ये कुहासा छटना ही चाहिए और छटेगा भी। में जो एसआईटी है वो नार्को टेस्ट के लिए उन्होंने कोर्ट में अर्जी दाखिल की है और मुझे लगता है कि ये जो कुहासा है और जो एक संशय है ये दूर होना भी चाहिए और हो भी जाना चाहिए। मुझे लगता है कि नार्को टेस्ट के बाद ही हो जाएगा। अंकिता हत्याकांड के मामले में विपक्ष लगातार ये सवाल खड़ा कर रहा है कि वह वीआईपी कौन है जिसके पास वहां के स्टाफ को भेजा जाता था। अभी तक पुलिस इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाई है। ऐसे में अब जनता के दबाव में नार्को टेस्ट किया जा रहा है। बड़ा सवाल है कि क्या सच में नार्को टेस्ट कोई खुलासा करेगा। सुनने में आया है कि अब पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी अंकिता हत्याकांड में
नार्को टेस्ट पर जोर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट होना आरोपियों का बहुत जरूरी है ताकि अंकिता को पूरा न्याय मिल पाए और वीआईपी कौन था इस नाम का खुलासा हो पाए। लेकिन शायद त्रिवेंद्र जी बहुत भूले हैं, उन्हें पता नहीं है कि इन 2-3 महीनों में जो आरोपी अंदर रहे गंगा में बहुत पानी बह चुका है। यानी कि उन आरोपियों को आराम से नार्को टेस्ट को कैसे फेल करना है ये सिखाया जा सकता है। नार्को टेस्ट कोई गारंटी नहीं है कि उसमें जो भी व्यक्ति बोलेगा वो सच ही होगा, उसको भी धोखा दिया जा सकता है। ऐसे में कहीं ना कहीं वीआईपी का खुलासा तो इनको दबाव डालकर या जो पुलिस की कार्रवाई होती है उसके थ्रू शुरुआत में ही पता किया जा सकता था कि वीआईपी कौन है। लेकिन पुलिस प्रशासन की कोताही और सरकार की उदासीनता के चलते आज भी प्रदेश की जनता अंधेरे में है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका को निरस्त कर दिया है और इसके साथ ही उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि एसआईटी सही जांच कर रही है। एसआईटी किसी भी वीआईपी को नहीं बचा रही है, इसलिए याचिका निरस्त की जाती है। उधर अंकिता भंडारी हत्याकांड में एसआईटी ने कोर्ट में फाइनल चार्जशीट दाखिल कर दी है, लेकिन अभी तक आरोपियों का नार्को टेस्ट नहीं हो पाया। इसलिए अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। लेकिन पुलिस को भरोसा है कि उनके पास जो सबूत हैं, उन सबूतों के जरिए पीड़िता को न्याय मिलेगा और आरोपियों को कड़ी सजा। इंडिया वॉइस के लिए देहरादून से अभय कैतुरा की रिपोर्ट। खबर देहरादून से है, जहां 19 दिसंबर को मरीज और उसके परिजन के साथ बदसलूकी करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें कि सचिव स्वास्थ्य ने सतपुली के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शिव कुमार पर निलंबन की कार्रवाई की है। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए स्वास्थ्य सचिव लगातार स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा भी कर रहे हैं। उत्तराखंड में दवा माफिया का इस कदर बोलबाला है कि वह नियम को भी ताक पर रखकर अपनी मनमानी करने पर उतारू हैं। आलम यह है कि ब्लैक लिस्टेड दवा को भी उत्तराखंड में सप्लाई किए जाने की तैयारी की जा रही थी। मामला प्रकाश में आया तो अधिकारियों ने भी अब कंपनी पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। ताज़ा मामले की बात करें तो डीबार दवा मामले के भंडाफोड़ किया गया है, जिसमें कंपनी को खुद पर कार्रवाई होती देख उसने विभाग को लिखित पत्र देते हुए संबंधित दवा डेक्सा इंजेक्शन को टेंडर में न शामिल करने की बात कही गई है। दिसंबर महीना आधा हो चुका है, लेकिन अभी भी उत्तराखंड के ऊपर इलाकों में बर्फबारी नहीं हुई है, जिसकी वजह से किसानों को बागवानी और खेती में नुकसान उठाना पड़ रहा है। और सबसे बड़ा नुकसान हिमालय के ग्लेशियरों को पर्याप्त बर्फ नहीं मिल पा रही है। इन वजह से हिमालय के ग्लेशियरों की सेहत खराब हो रही है, जिसका सबसे बड़ा असर हिमालय से निकलने वाली नदियों पर पड़ेगा, जो एक जल संकट ला सकता है। बार पूरा ड्राई चल रहा है, तो कहीं ना कहीं चाहे बागवानी है चाहे कृषि है, तो जो आप देखें पहाड़ों में अगर देखें अभी कृषि के लिए भी स्थिति देखें तो जो गेहूं अगर बोना है इस समय, जो रबी की जो खरीफ की जो फसलें हैं रबी की है ना, तो उसमें जो गेहूं या इसी तरह के जो जौ या और भी जो फसल इस समय वो करनी या बागवानी के लिए जो सेब वगैरह है, तो अगर टेम्परेचर से डाउन नहीं होंगे, थोड़ी स्नोफॉल एक्टिविटी नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं उनके प्रोडक्शन में फिर बहुत ज़्यादा जो है वो कमी आती है। और जहाँ तक बात आगे भी है, जैसे मैंने बोला, तो अभी 8 से 10 दिन तो कोई एक्टिविटी है नहीं। तो पिछले सालों में बिल्कुल अच्छा रहा था, जो अगर 3-4 साल भी आप देखें, करीब 17, 18, 19, 20 में थोड़ा कम था, 21 में फिर अच्छी थी। तो इस तरह का जो 3-4 साल का पीरियड अच्छा गया हमारा जो है। लेकिन इस बार फिर से जो है जो देख रहे हैं कि जो है कमी देखने को मिल रही है। देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।